बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय है सोशल साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 12 से मैं आपके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। प्रश्न पहले में से कहा जाता है, वाणिज्यिक फसल को नकदी फसल क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा हमारा बनता है कि वाणिज्यिक वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, कमर्शियल। कि जो हमारी कमर्शियल क्रॉप होती है, कमर्शियल हमारा जो प्रोडक्शन होता है खेती बाड़ी में, उसको एक यहाँ पे हम जो है कि कैश कैश क्रॉप कहते हैं, हम कैश क्रॉप कहते हैं। क्यों कहते हैं? वाणिज्य फसल को नकदी फसल के रूप में जानी जाती है क्योंकि अधिकांश उत्पादन पैसे कमाने के लिए बाजार में बेचा जाता है। ये बनती है हमारी वाणिज्य फसल की। इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? पैसे कमाना, वाणिज्यिक, कमर्शियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताइए। कि यहाँ पे देखा जाए कि चावल की खेती करनी है, तो यहाँ देखा चावल की खेती करने के लिए कैसे क्या होना चाहिए, कैसी मिट्टी, कैसा टेम्परेचर, कैसे क्या मौसम होना चाहिए, सारा कुछ कैसे कितना पानी होना चाहिए, सबको आप बताना है कि चावल की खेती करने के लिए कैसे क्या बनती है कंडीशन। तो बहुत आसान है। चावल की खेती करने के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले बताया जा रहा है यहाँ पर चावल की खेती क्या होती है। हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल होती है। चावल के लिए यहाँ पे गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी उपज के लिए औसतन 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए चावल उत्पादन के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। कि चावल की वर्षा जो होती है क्या मांगती है? पानी ज़्यादा मांगती है। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए चावल की खेती के लिए चिकनी और बलुई मिट्टी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा देखा जाए चावल के मुख्य जो उत्पादक राज्य बनते हैं वो हमारे बनते हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। यहाँ अच्छी मात्रा में जो यहाँ पर हमारा देखा जाए अधिक मात्रा में जो देखा जाए चावल की खेती होती है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो देखा जाए, भी हमने देखा जाए चावल के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम जानते हैं किसके बारे में? गेहूं के बारे में। कि गेहूं की खेती कैसे क्या होती है। गेहूं खेती करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताइए। तो गेहूं की जो हमारी फसल होती है वो हमारी क्या होती है? रबी की फसल होती है। और गेहूं के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। बुआई के समय देखा जाए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के आसपास में होना चाहिए, लेकिन पकते समय क्या होना चाहिए? गर्मी होनी चाहिए। 21 से 26 डिग्री के सेल्सियस के बीच में गर्मी होनी चाहिए। जबकि गेहूं की खेती के लिए अधिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर के आसपास में सही रहती है। लेकिन अगर बात करी जाए इसकी मिट्टी की, तो गेहूं की खेती के लिए जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है दोमट और चिकनी मिट्टी होती है। साथ में देखा जाए हमारा जो गेहूं होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारा पर? जैसे हमारा पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे हमारे देखा जाए गेहूं की जो हमारे देखा जाए जो उत्पादन होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और गेहूं की जो पकते समय, गेहूं को पकते समय कहते हैं जो कैसा मौसम चाहिए होता है, वो मौसम चाहिए होता है हमारे यहाँ पर जो देखा जाए गर्मी का मौसम चाहिए होता है। क्योंकि अगर ऐसे में देखा है बरसात हो गई तो बरसात होने पे क्या होता है, फसल सारी गेहूं की फसल क्या होगी? खराब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले 4 चुनौतियों का विश्लेषण करें। कि हमारी जो भारतीय कृषि है कई समस्याओं से जो यहाँ पर जूझ रही है। कौन कौन सी समस्या है वो हमारी बतानी है आपको। तो हमारे भारतीय कृषि द्वारा सामने की जाने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ समस्याएं बनती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। कि हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में जल्दी क्या है, जो है न्यूट्रिशन की जल्दी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। खेत निवेश में उच्च लागत होती है। खेती बाड़ी देखा है कोई सस्ता काम नहीं है, पैसा लगता है उसमें भी, बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है। तो वो भी एक बड़ी समस्या है कि इतना बड़ा पैसा कहाँ से लेकर आए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव है। कि हमारे देखा जाए गलती की जो जलवायु है वो क्या है? वेदर क्लाइमेट हमारा देखा जाए जो चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ पर देखा जाए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस वजह से देखा जाए कई बार कहते खेती बाड़ी भी उससे प्रभावित होती है। किसानों की आत्महत्या। कि किसान जो देखा जाए कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखा बहुत से जो किसान हैं अपना जो है डिप्रेशन में आके कर्ज के तले आके उनको समझ नहीं आता और वो जो है अपना देखा जाए आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। जो हमारे भारत के जो किसान हैं वो अपना खेती बाड़ी में अपना देखा जाए निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो कई तरह की हमारी और भी बड़ी समस्या बनती है खेती बाड़ी को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न में 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है, ह्यूम्स किसे कहते हैं? कि ह्यूम्स क्या होता है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के गले सड़े अंश को ह्यूम्स कहते हैं। आसान भाषा में देखा जाए हमारे क्या होते हैं, बहुत से जीव होते हैं,
बहुत से जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फल सब्जियाँ होती है, कई चीज़ें होती है, कई जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, कुछ होते हैं, वो सब गल सड़ के क्या होता है, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। पेड़ पौधे, पत्ते, फल सब्जी, कुछ भी जीव जंतु, उनका जो शरीर का भाग होता है, जो भी हिस्सा होता है, गल सड़ के जो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, मिट्टी को ताकत को बढ़ा देता है, वो हमारा कहते क्या बनता है, ह्यूम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहता है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है, भारत में जो मृदा पाई जाती है तो मोस्टली कितने प्रकार की पाई जाती है। तो भारत में देखा बहुत सारी कई तरह की मृदा पाई जाती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेनली यहाँ पर आपको 6 प्रकार की मृदा के बारे में। पहले जो हमारी बनती है, जोरल मिट्टी बनती है, जोरल मृदा बनती है। तो मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो जोरल मिट्टी बनती है। जोरल मिट्टी जो होती है हमारा पे नदी द्वारा बहा कर लाया की मिट्टी को कहते हैं जोरल मिट्टी। नदी द्वारा बहा कर लाया की मिट्टी को कहते हैं जोरल मिट्टी कहते हैं। और जोरल मिट्टी हमारे तो 2 तरह की मिट्टी होती है, एक खादर एक बांगर। ऐसे हमारे देखा जाए काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, जो कि हमारा मोस्टली पाई जाती है हमारे पे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। वहाँ की जो मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कि कपास की खेती काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा देखा जाए हमारे पे लाल मिट्टी होती है। तो लाल मिट्टी का जो रंग होता है कैसे होता है, लाल होता है। वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो आयन होता है, लोह तत्व होते हैं, उसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए हमारी मरुस्थलीय मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी हमारे पे देखा उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पानी की शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है, और वहाँ की मिट्टी कैसे हो जाती है, रेतीली हो जाती है। और जो कि इसमें क्या होती है, पानी को अपना सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और दिन में गर्म हो जाती है, रात को ठंडी हो जाती है। ये भी इसकी खासियत है मरुस्थलीय मृदा। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर देखा जाए पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा हमारे कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों पर। इसके बाद हमारे देखा जाए एक बनती है लेटराइट मिट्टी। तो ये हमारे देखा जाए कुछ हमारे मृदा के प्रकार बनते हैं, कुछ मिट्टी के प्रकार बनते हैं, जिनके बारे में मैं आगे आने वाले कुछ सवालों में आपको बताऊंगा, कुछ आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है, निर्वाह खेती, जीवन निर्वाह खेती भी कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, जीवन निर्वाह खेती किसे कहते हैं, निर्वाह खेती किसे कहते हैं। सवाल कैसे भी आपका बन सकता है, किसे कहते हैं, समझते हैं, अभिप्राय है, कैसे भी आपका सवाल बन सकता है। तो जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं कि वो एक खेती होती है। निर्वाह खेती से अभिप्राय उन खेतियों से है जिसमें किसान खुद के उपयोग के लिए खेती करते हैं। मतलब देखा जाए किसान होते हैं, किसानों पर देखा जाए ज़्यादा बड़ा इतना ज़मीन नहीं होती है, इतना बड़ा उनका मैनेजमेंट उनका नहीं होता है। वो छोटे से लेवल पे अपना जो भी उपज करते हैं, पैदावार करते हैं, उसे बेचते नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, ताकि उसको अपना उसका जो उपभोग कर सके। उसे बेचने के उद्देश्य से वो पैदावार नहीं करते, बल्कि घर परिवार के गुजारे के उद्देश्य से वो पैदावार करते हैं। ये हमारी होती है जीवन निर्वाह खेती। क्योंकि अगर एक खेती को अगर देखा जाए, अगर उन्हें बेच दिया तो फिर उनको आगे चल के दिक्कत परेशानी हो सकती है, कि उनको देखा जाए फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए दोबारा से फिर ऊँची कीमतों पर खरीदना पड़ेगा, जो उन्हें क्या पड़ेगा, नुकसानदायक होगा। इसे जीवन निर्वाह कृषि हमारा देखा है, मोस्टली करते हैं कि आसान शब्दों में उसको कहा जाता है कि किसान जो भी उपज पैदा करता है उसे बेचता नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए रखता है, अपने खुद के परिवार के लिए रखता है, उपभोग करता है। वो होती है हमारे यहाँ पर जीवन निर्वाह खेती या निर्वाह खेती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में कहा जाता है, वाणिज्यिक खेती से क्या अभिप्राय है। तो शुरू में आपको मैंने बताया था कि वाणिज्यिक खेती, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, कमर्शियल। ये कमर्शियल खेती यानी एक ऐसी खेती जिसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। जैसे हमारे देखा जाए जो भी किसान अपना बड़े पैमाने पर एक कैसे भी अपना खेती बाड़ी करते हैं, उसे सेल करते हैं, उसे बेचते हैं, बेच के क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो खेती बाड़ी की जाती है वो हमारी क्या होती है, वाणिज्य खेती होती है। निर्वाह खेती के विपरीत वाणिज्यिक खेती है, इसमें उत्पादन का अधिकतर भाग धन प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है। जैसे हमारी जो सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में जितनी भी सब्जी आती है बिकने के लिए, वो क्या हमारे वाणिज्यिक खेती है। हमारे देखा है मार्केट में कई सारे दालें आती है, गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं, कई तरह की चीज़ें आती है बिकने के लिए, वो सब क्या हमारा वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक खेती ही थी, जिसका उद्देश्य क्या आता है, बेचकर पैसा कमाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों में हमसे कहा जाता है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं कि हरित क्रांति हमारे देखा जाएगा तो कृषि जगत की एक बहुत बड़ी क्रांति, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, तो पहले चलिए जो लिखा है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हरियाली लाने, खेतों में
पैदाश को बढ़ाने से संबंधित है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हरित क्रांति का शुभारंभ राष्ट्र को खदानों के लिए स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए गए, जैसे कि रूढ़िवादी तरीकों की जगह कृषि के आधुनिक तकनीकों के प्रयोग किए गए। सर्वोत्तम बीजों का, रासायनिक खादों का, सिंचाई प्रणाली इत्यादि जैसी सुविधाओं का अपनाते हुए कृषि के क्षेत्र में विकास के द्वारा क्रांति लाने का प्रयास किया गया तथा उत्पादन के तकनीकी सुधार किए गए। सिंपल सा देखा जाए हरित क्रांति मतलब क्या बनता है कि हमारा देखा लगभग 1960 के दशक के आसपास में 1960-70 के दशक के आसपास में हमारी एक आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि इससे पहले जो भी हमारी खेती बाड़ी होती थी, कभी फसलों में कीड़े लग गए, कभी बरसात नहीं हुई, कभी खराब बीज, कभी पशु आके चर गए, कभी चिड़िया आके चर गई, कभी देखा जाए गलती कि अपना फसलों को और बाढ़ आ गया या बाढ़ आ गई अपना कुछ और तरह के नुकसान हो गया। तो हमारी उस समय देखा जाए जो खेती बाड़ी होती थी बहुत ही क्या थी, ये कमज़ोर थी। उस समय देखा हमारी खेती बाड़ी करने की जो भी तौर तरीके थे या जो भी थी एक तरह से बहुत ही कम होती थी। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में इन सब चीज़ों को लेकर सुधारकारी हुए, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया गया, बरसात हो ना हो सिंचाई करके खेतों को पानी दे दो, ट्यूबवेल लग गई, अपना देखा जाए गलती कि जो है अपने अच्छे बीजों के इस्तेमाल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हुआ ताकि फसलों को कीड़े न खाए। आसपास में देखा जाए कई तरह की मेड़े बनाई गई ताकि पानी को बचा कर रखा जा सके और आवारा पशुओं से अपना रोका जा सके। इसके साथ ही देखा जाए और भी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया, जिससे कहते क्या हुई पैदावार हुई और इतनी ज़्यादा अधिक हुई पैदावार जो पहले कभी नहीं हुई, जिस वजह से इसको कहा गया एक हरित क्रांति कि कृषि जगत में एक ऐसी पैदावार हुई। हमारे यहाँ पे जो भी कहते हैं कि हमारे पे सब्जी थी, जो भी अनाज था, जो भी कुछ था, उसमें ऐसी इतनी ज़्यादा अधिक पैदावार हुई जो पहले कभी नहीं हुई, जिस वजह से इसको एक नाम दिया गया हरित क्रांति। क्योंकि अब देखा जाए अच्छे बीजों का इस्तेमाल हुआ, कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल हुआ, अपना देखा जाए कृषि के नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया और अपना देखा जाए गलती कि जो है कई रूढ़िवादी तरीकों को छोड़ा गया। मिट्टी में मौसम के हिसाब से कैसे क्या उपज उगानी है वो देखा गया और ऐसी पैदावार हुई जो कभी नहीं हुई और इसे दिया गया नाम हरित क्रांति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं कि श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। और सफ़ेदी का एक उदाहरण लिया जाता है हमारा पर किससे? दूध से। तो दूध है तो दूध से जुड़ी हमारी क्रांति है, जैसे कहा गया श्वेत क्रांति। मतलब देखा जाएगा तो दूध के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अपना देखा जाए बढ़ोतरी करना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देना जो पहले कभी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा दूध बढ़ा देना। और कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ पढ़ के कि एक ऐसा दूध को लेकर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होना जिसे एक क्रांति का नाम दिया गया। देश की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई। गरीब किसानों को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वास्थ्य जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाले सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। तो मतलब देखा जाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा जाए कुछ खास किस्म की जो गाय भैंस वगैरह होती है उनको बढ़ावा दिया जो अधिक मात्रा में दूध देती है। और इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला कि पूरे देश में क्या हुआ, कुछ खास किस्म की जो देखा जाए गाय भैंसों का जो प्रजनन है उनको बढ़ाया गया, जिससे कि क्या हुआ दूध में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ और इसे एक क्रांति का नाम दिया गया श्वेत क्रांति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में आपसे कहता है रबी की फसल किसे कहते हैं? तो हमारे देखा जाए रबी की फसल, खरीफ की फसल और हमारा जायद की फसल, कई तरह की फसल होती है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ रबी की फसल किसे कहते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु की फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। इनकी बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों को ठंडे जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रबी फसलों को कम तापमान, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इन पौधों में बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है।
मसूर, सरसों, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, गेहूँ प्रमुख हमारी रबी की फसलें बनती है। तो ये हमारी रबी की फसलें बनती है। ऐसे हमारा देखा है खरीफ की फसल बनती है। तो चलिए खरीफ की फसल के बारे में जानते हैं। अब बात करें प्रश्न 12 खरीफ की फसल के बारे में कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई के महीने में उगाई जाती है। मई से जुलाई के बीच में पौधा लगाया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में फसल की कटाई की जाती है। इनको वर्षा ऋतु फसलें भी कहते हैं। जिस समय फसलें बोई जाती है उस समय आर्द्रता होती है, परंतु जब फसल के काटे जाने का समय मौसम शुष्क होता है, इस प्रकार की फसलों को अधिक तापमान और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट प्रमुख खरीफ फसलें हैं। तो यह देखा जाए हमारा देखा है बनता है खरीफ फसलों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम जायद फसलों के बारे में कि जायद फसलें हमारे कहते कैसे क्या होती है। जायद फसलों को फरवरी से मार्च के महीने में बीच में लगाया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच में की जाती है। तरबूजा, खरबूज, लौकी, ककड़ी, पत्तेदार सब्जियां, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तिलहन, दाल, ज्वार, कपास प्रमुख हमारी जायद फसलें हैं। जायद फसलें व्यापारिक फसलें भी होती है जिससे किसान धन पाने के लिए उगाते हैं और इन फसलों को किसान संपूर्ण रूप से बेच देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि क्या होती है। एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाने और उसके प्रबंध करने को रोपण कहते हैं। उत्पादन लागत को घटाने के लिए उस कृषि में से प्रबंध योग्यता, तकनीकी ज्ञान, अच्छे कृषि यंत्र और औजार, उर्वरक, परिवहन के साधन आदि की आवश्यकता पड़ती है। भारत के चाय बागान रोपण कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 15 की। प्रश्न 15 में से कहा जाता है शुष्क कृषि से क्या अभिप्राय है कि शुष्क कृषि हमारे क्या होती है। शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ साधारणतः वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ इस प्रकार की खेती नहीं की जाती। किसान मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रकार के प्रयत्न करते हैं और सीमित वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करते हैं। पानी के बहकर चले जाने को रोकने के लिए खेत के चार ओर मेड़ बनाई जाती है और शुष्कता सहन करने के लिए वाली फसलों को जैसे आपके गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, दाल और कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती राजस्थान तथा दक्कन के कुछ भागों में की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 16 की। प्रश्न 16 में से कहा जाता है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा जाता है। कोई भी देश हो उस देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है क्या होता है, कृषि होता है। उसका जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर जो हमारा कहते हैं इज़ अ बेस ऑफ एनी इकोनॉमी। तो हमारे किसी भी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो हमारा क्या होता है, कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो भी गलत अर्थव्यवस्था होती है, जो भी चीज़ का भी अपना निर्माण करती है, जो भी कुछ करती है, उसके लिए कच्चा सामान चाहिए होता है, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा सामान चाहिए होता है। कच्चा सामान से कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। कैसे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। भारत में निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर ही देश के उद्योग, व्यवसाय और विदेशी व्यापार और यातायात में आश्रित है। कृषि का राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सिंपल सा अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, चाहे छोटे से बड़े जितने भी उद्योग हो, ऑलमोस्ट हमारे देखा जाए जो उद्योग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कृषि आधारित, एक हमारा पर देखा है खनिज आधारित। जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं वो हमारे देखा है पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड होते हैं। उनको जो कच्चा सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कृषि से मिलता है। कपड़ा है, कपड़े के हमारे देखा जाए कोई भी फैक्ट्री, मिल, कारखाना, दुकान कोई भी है, उसके लिए कच्चा सामान कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। ऐसे हमारे देखा जाए गलते कोई मिल प्रोडक्ट है, कोई भी मिल प्रोडक्ट है वो भी कहाँ से मिलेगा, खेती बाड़ी से मिलता है इस तरीके से। और हमारे देखा जाए कई तरीके हमारे पर देखा जाए दालें हैं, चावल है, गेहूँ है,
हमारे देखा जाए चलते कई तरह के जो कई चीज़ें होती है, उन सब के लिए कच्चा सामान का काम कौन करता है? खेती बाड़ी। तो ये हमारी खेती बाड़ी हमारे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। तो यहाँ देखा जाए, मैंने यहाँ पर देखा है शुरू से लेकर अब तक 16 क्वेश्चन कराए हैं। ये 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन की आपको देखा है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आगे भी ये कहते हैं कि जो है आपको इन क्वेश्चन की आपको तैयारी लेके चलती रहनी है। पढ़ाई आपको एक बार में नहीं होती, आपको जो है बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने एक बार वीडियो देखी, एक बार वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनेगा।